बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरी ज़ुबान। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी करें। आज की जो मेन ख़बर है कि ARY के सहाफ़ी चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब को भी ऑफ एयर कर दिया गया है, क्योंकि कहा जा रहा था कि फॉर्म 45 का जिक्र ना करें, लेकिन वो अपने प्रोग्रामों में बार बार इसका जिक्र कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें ऑफ एयर यानी कि मुलाजमत से निकाल दिया गया है। मियां असलम इकबाल जो कि PTI के कैंडिडेट हैं वज़ारत आला के पंजाब में, उनका कहना है कि हमारे उम्मीदवारों को कहा जा रहा है कि वो नून लीग में शामिल हो जाएं, वरना कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया जाएगा। तकरीबन उनके बकौल 4 शहरों में हमारे उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन मुअत्तल भी किए गए हैं। उन्होंने पहले पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत मंजूर करवाई और पंजाब गवर्नमेंट ने उन्हें गिरफ़्तार करने की कोशिश भी की, लेकिन अवाम ने मुदाखलत की और उनको गिरफ़्तार नहीं होने दिया। और सिंध के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने दबंग ऐलान किया है कि अगर इसी किस्म के इलेक्शन करवाने हैं और कमरों में बैठकर आप लोगों ने नताइज मुरतब करने हैं, तो इलेक्शन करवाने का ही क्या फ़ायदा। अब पिछले दिनों PSL के मैचेस हो रहे हैं। ये खबर भी आपको बता दूं कि कुछ लोग, ख़ासकर सियासी लोग जो हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट यानी कि पाकिस्तान की फ़ौज और PTI इमरान ख़ान के तल्लुकात कशीदा ही रखना चाहते हैं कि ये इनके तल्लुकात कशीदा ही रहें और उनका समझ के काम बनता रहे। इसमें पिछले व्लॉग में भी मैंने आपको बताया कि पंजाब की जो निगरान हुकूमत है और नून लीग के चीदा कुछ वज़रा जो हैं वो इसमें शामिल हैं, जो चाहते ही नहीं कि मुल्की हालात, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान ख़ान के हालात ठीक हो जाएं आपस में। PSL के मैचेस में अवाम नारे लगाते हैं इमरान ख़ान के कैदी नंबर 804 के, तो वहाँ पर अतलात के मुताबिक पुलिस जो है वो चीदा नौजवानों को पकड़ती है और साइड पे ले जाकर छितरौल करती है। तो इस किस्म की जब हरकतें करेंगे आप लोग, तो मुल्क के हालात ख़राब होंगे। तो मेरी दरख्वास्त है अपनी अदारों से कि वो तहकीकात करें कि जाने अनजाने में कुछ शर पसंद लोग मुल्क की जो हालात हैं ख़राब करना चाहते हैं। सभी को अपनी गलतियां, कोताहियां की माफ़ी मांगनी चाहिए और मुल्क को एक डगर पर लेके जाना चाहिए। अब जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बंदरबाट की है, यहाँ तक ये मुल्क के साथ मुखलस हो सकते हैं कि ये ऐसी शराइत कि DC इस जमात का होगा तो DPO दूसरी जमात का होगा, फलाने ज़िले में हमारा होगा और IG हमारा होगा, DIG उसका होगा। इस किस्म की जब बंदरबांट, इसका मतलब है कि ये लोग चाहते ही नहीं कि मुल्क में इंसाफ हो। भाई, जब तमाम शहरियों को बराबर के हुकूक मिले तो ACDC अपना लगाने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी करप्शन करनी होती है, इनको मुल्क से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन बात वही हो रही है कि फॉर्म 45 और 47 कहते हैं कि ये कहते हैं कि फॉर्म 45 की बात नहीं होगी। भाई, फॉर्म 45 की तो बात अब होगी ही होगी, क्योंकि असर जो रिज़ल्ट है
जो कानून है, जो बुनियाद है रिज़ल्ट का, वो फॉर्म 45 है जो हर पोलिंग स्टेशन से बनता है। और पीटीआई ने अपनी कुछ समझ लें कि वेबसाइट पे भी और फॉर्म 45 और 47 के मुताबिक चंद हलकों के बारे में बताया है, वो भी आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर आज इस प्रोग्राम में करते हैं कि NA 106 टोबा टेक सिंह फॉर्म 45 के मुताबिक पीटीआई का जो कैंडिडेट है उसने 1,38,409 वोट लिए। कितने वोट? 1,38,409। और नून लीग के वोट थे 1,32,673। ये फॉर्म 45 के मुताबिक। फॉर्म 47 के मुताबिक नून लीग के वोट हो गए 1,37,629 और पीटीआई के हो गए 1,36,924। और फॉर्म 45 के मुताबिक नून लीग का उम्मीदवार जीत गया। इसी तरह रावलपिंडी का हल्का है NA 57। इसमें फॉर्म 45 के मुताबिक पीटीआई के कैंडिडेट के वोट हैं 1,01,622 और नून लीग के 50,149। समझ ले आधे वोट कम थे। और फॉर्म 47 में जो है उसके वोट कर दिए 83,331 वोट कर दिए नून लीग के, और जो पीटीआई का है उसके 56,799 कर दिए। 50,000 के 83,000 हो गए और 1,00,000 वाले के 56,000 हो गए। इसी तरह NA 148 मुल्तान का हल्का, इसमें पीटीआई के उम्मीदवार ने लिए फॉर्म 45 के मुताबिक 75,422 और नून लीग ने 68,956। और इसका जो रिज़ल्ट है फॉर्म 47 के मुताबिक इसे 67,326 पीपल्स पार्टी का और पीटीआई के 67,033 वोट। तो यहाँ पे समझ लें कि पीपल्स पार्टी वाला जो है वो कामयाब हुआ। मैंने नून लीग का कह दिया था, वो सॉरी, वो पीपल्स पार्टी है। इसी तरह अगला हल्का है NA 187 खुशाब। यहाँ पीटीआई के कैंडिडेट ने फॉर्म 45 के मुताबिक 1,23,759 वोट लिए और नून लीग ने 83,376 वोट। ये समझ लें कि 23 और 17 40,000 का फ़र्क था। और फाइनल रिजल्ट जो फॉर्म 47 के मुताबिक नून लीग के हो गए 1,17,773 और पीटीआई के हो गए 1,08,308। और इसी तरह NA 53 रावलपिंडी का हल्का है। इसमें पीटीआई का जो कैंडिडेट है उसने लिए 79,204 वोट और नून लीग ने 40,154 वोट। समझ ले आधे वोट कम लिए, लेकिन फॉर्म 47 के मुताबिक उसे 72,006 वोट कर दिए नून लीग के और पीटीआई के 58,476 वोट कर दिए। इसी तरह NA 48 इस्लामाबाद, पीटीआई के उम्मीदवार ने 74,425 वोट लिए और आज़ाद उम्मीदवार ने 30,345 वोट लिए। यहाँ फिर आज़ाद को जिता दिया 69,699 वोट और पीटीआई के 59,851 वोट। फ़र्क कितने वोटों का था? तकरीबन 45,000 का फ़र्क था, 45,000 की लीड थी। NA 54 रावलपिंडी, पीटीआई के वोटर के हैं 96,488 और आज़ाद कैंडिडेट के 42,845। यहाँ पर भी फिर बाद में 47 फार्म में 85,912 कर दिए आज़ाद के और पीटीआई वाला जो है उसके 73,694 वोट कर दिए गए। इसी तरह बहावलनगर का हल्का है 163, उसमें पीटीआई ने लिए हैं 96,716 वोट और मुस्लिम लीग ज़िया के कैंडिडेट ने लिए 58,822 वोट। तो यहाँ पर फिर फॉर्म 47 में जो ज़िया मुस्लिम लीग ज़िया का जो कैंडिडेट है उसे जिता दिया है, 84,312 कर दिए और पीटीआई के जो 96,000 थे उसके 75,000 कर दिए। मुल्तान का हल्का है NA 151, इसमें पीटीआई के कैंडिडेट के वोट हैं 83,760 और पीपल्स पार्टी के हैं 78,099। तो इसको बाद में कर दिया है 83,000 वाले के कर दिए हैं पीटीआई के, बल्कि 78,000 वाले के पीपल्स पार्टी के कर दिए 79,080 वोट
और पीटीआई के कर दिए 71,649 वोट, यहाँ पर पीपल्स पार्टी को जिता दिए जिन मैनेज करके। इसी तरह अगला हल्का है NA 58 चकवाल का। यहाँ पर पीटीआई के कैंडिडेट ने वोट दिए थे जो मशहूर सहाफ़ी हैं अयाज मीर साहब, और उन्होंने वोट दिए थे 1,55,070 वोट, और जो नून लीग का कैंडिडेट था उसके थे 1,29,312 वोट, यानी कि 25,000 की लीड से यहाँ से अयाज मीर जीते थे फॉर्म 45 के मुताबिक। लेकिन फॉर्म 47 में मैनेज करके नून लीग के कर दिए उन्होंने 1,15,974 वोट, और पीटीआई के कर दिए हैं 1,02,537 वोट। इसी तरह NA 50 अटक से पीटीआई का कैंडिडेट ने फॉर्म 45 के मुताबिक 1,17,511 वोट दिए, और नून लीग ने 93,815 वोट दिए। तो इसको बाद में 47 फॉर्म में नून लीग को जिता दिया, उसके 81,958 वोट कर दिए, और पीटीआई के 44,317 वोट। इसी तरह NA 56 में पीटीआई के कैंडिडेट ने फॉर्म 45 के मुताबिक 1,01,525, नून लीग ने 62,708। फॉर्म 47 में नून लीग को जिता दी सीट 96,649, और पीटीआई की 82,613। और इसी तरह NA 130 लाहौर की जो नशिस्त है वहाँ पर 1,01,933 फॉर्म के मुताबिक पीटीआई की कैंडिडेट, और मुस्लिम लीग के 80,895। और बाद में ये वही नवाज शरीफ वाली सीट है, तो नून लीग के 80,000 वाले के कर दिए 1,79,310, और दूसरा कैंडिडेट है पीटीआई के उसके कर दिए 1,04,85, यानी कि जो नवाज शरीफ को जिता दी। इसी तरह और भी 8, 10, 12 नशिस्तें हैं जिनके बारे में इसी तरह बताया गया है कि ये रिज़ल्ट मैनेज करके उनको कामयाबी दिलवाई गई है। ऐसे तैसे अब हुकूमत तो बन ही जाएगी, लेकिन जैसे मुशाहिद हुसैन सईद ने कहा है कि जब नवंबर में ट्रंप सदर बन जाएगा तो फिर पाकिस्तान की जो सियासत है वो किस नहज पे जाएगी, क्योंकि वो इस दफ़ा जो भी रजीम चेंज हुई है या सैफिर का मसला हुआ है, ये तो मौजूदा जो सदर हैं जो बाइडन, उसी की वजह से हुआ है। लेकिन जब हुकूमत ही बदल जाएगी तो फिर हालात भी बदल जाएंगे। तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है मेरे ख्याल में जिस तरह ये लूली लंगड़ी और शुरू से ही अपने बंदर बांट कर लिए, जो मुल्क के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगी। तो मुख्तसर ये कि पंजाब में ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी, सिंध में पंजाब में बनेगी, गवर्नर होगा पीपल्स पार्टी का, और हुकूमत होगी नून लीग की मरीम नवाज, यानी कि पंजाब नून लीग के पास, सिंध चला गया पीपल्स पार्टी के पास, और खैबर पख्तूनख्वा चला गया अपना पीटीआई के पास। अब तीनों मुख्तलिफ जमातें हैं, तो 18वीं तरमीम के बाद ये तीनों का इम्तहान शुरू हो जाएगा। तो दबंग ऐलान कर दिया है आने से पहले ही अलीमीन गंडापुर ने कि मसाजिद की जो बिजली है खैबर पख्तूनख्वा में वो भी फ्री कर दी है, सेहत कार्ड भी बहाल कर दिया है, और एहसास कार्ड भी बहाल कर दिया है। आते ही उन्होंने कहा कि जैसे ही समझ लें कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा तो ये चीज़ें अमल दरामद शुरू हो जाएगा खैबर पख्तूनख्वा में। तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब में कोई ये लोग जो 300 यूनिट की इन्होंने बिजली कही थी, कम से कम आवाम को वही जो है फ्री कर दें अपने वादे के मुताबिक, क्योंकि अब तो दोनों जमातों की हुकूमत आ गई है। पीपल्स पार्टी के मंशूर में भी यही था, मुस्लिम लीग नून के मंशूर में भी यही था कि 300 यूनिट तक ये बिजली आवाम को फ्री देंगे। अब जब ये हुकूमत में आ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि इनके वादे और आवाम भी जान जाएगी। तो अगले इलेक्शन में इनका सफाया ही देख रहा हूँ मैं कि दुआ तो करनी चाहिए ये कम से कम कुछ ना कुछ डिलीवर कर जाएं और आवाम का भी कुछ ना कुछ भला हो जाए, लेकिन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हालात ख़राबी की तरफ जाएंगे, मज़ीद मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा, और आने वाले दिनों में जो 25 से 30 अरब डॉलर चाहिए वो मेरी समझ से बाहर है कि ये लोग कहाँ से लेके आएंगे।
अल्लाह इनको अगर हदायत दे तो ये जरदारी और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जितना का मुल्क को लूटा है, दोनों पर वैसे भी संगीन इल्ज़ामात हैं। तो हमारे अदारों ने ही बताया था, पिछली जो है ख़ासकर रिपोर्ट आई थी कि बाजवा साहब ने कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की 300-350 जायदादें हैं बैरून मुमालिक, तो वो बेच कर पैसा ले आए पाकिस्तान में, मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा। इसी तरह जरदारी साहब ले आए तो शायद इनकी सियासत बच जाए, लेकिन ये तो आते ही मुल्क लूटने के लिए हैं, ना कि मुल्क को संभालने के लिए। बस अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम फरमाए भाई, और आप सबको ईमान वाली और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।